हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहाँ पर लगातार जारी है क्लासेस। पिछला जो सब्जेक्ट हम देखे थे वो सीजी हिस्ट्री देखे थे, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और उसके साथ साथ पैरेलली जो चल रहा है थोड़ा बहुत अभी बाकी है, बायोलॉजी की क्लासेस जो जारी है वो भी कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली जो है हम स्टार्ट कर दिए हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ठीक है। और भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पार्ट 1 आप देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का मतलब है जिसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या इसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन और सभ्यता। चलिए, तो ये सब बातें हम करेंगे आज की क्लास में। और क्या कुछ खास है भारतीय इतिहास में, अब थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे कि भारतीय इतिहास में आखिर क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है, किस प्रकार से ये देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए फिर आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री। चलिए, इसको तीन भागों में हम जो है पढ़ते हैं। एक जिसे कहा जाता है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास? पढ़ेंगे उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और आधुनिक काल या आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। आधुनिक कालीन भारतीय, ठीक है। तो बेसिकली हम इसी तरह देखते हैं, तीन भागों में इसको बांटेंगे, ठीक है। चलिए, इतिहास हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इतिहास का मतलब आप जानते हैं, इतिहास वह समय होता है जो बीत गया है, जो बीत गया है, जो इतिहास के पन्नों में संलग्न हो चुका है, ठीक है। कई ऐसे बुक इतिहास के बारे में लिखे गए हैं, उसी पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कैटेगराइज किया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास काल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास काल, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास काल, ठीक है। चलिए, इतिहास को हम और निम्न कैटेगरी में अगर डिवाइड करें, ठीक है, अगर भारतीय इतिहास को
या हिस्ट्री को हम इस तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको कैटेगराइज करें चलिए, एक जिसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जिसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा थर्ड जिसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहले समझेंगे क्या। चलिए, देखिए, इतिहास जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे, तो इतिहास में आप देखेंगे जब तक कोई उत्खनन किसी स्थान पर न मिले हो, ठीक है, तो उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में कोई जो है राइटर ने नहीं लिखा होगा, या फिर जो है यात्रा वृत्तांत के द्वारा कोई राइटर जो है बाहर के या फिर भारत के जो है राइटर लिखे हुए हैं, उसी को हम क्या करते हैं, भारतीय इतिहास में संकलन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब या फिर उत्खनन से मिला हुआ वो सामग्री हो, ठीक है, चाहे वो कोई हथियार हो, कोई मुकुट हो किसी राजा का, ठीक है, कुछ भी सामग्री उस सभ्यता से, उस काल से रिलेटेड अगर सामग्री मिलता है तो उसको उसी काल पे हम मानते हैं, इतिहास के पन्नों में संकलन किया जाता है। अगर कोई जो है जो विद्वान या कोई जो है यात्री या कोई इतिहासकार, ठीक है, इतिहास के उस पल के बारे में, उस समय के बारे में अगर लिखते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम इतिहास के पन्नों में हम संलग्न करते हैं, इतिहास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप जैसे आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो, ठीक है, आप ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हम पढ़ेंगे, जहाँ पर वेदों से, ठीक है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ये वेदों से हमें क्या मिलती है, इनकी जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे कौटिल्य का जो है आपका अर्थशास्त्र, मेगस्तनी का इंडिका, सुधर का मस्कटिकम, तो ये सभी जितने भी राइटर होंगे, ठीक है, चाहे वो देश के हैं या विदेश के हैं, ठीक है, वो जिस बात पे, जिस समय के लिए, जिस राजा के लिए या जिस स्थान के लिए लिखा गया है, ठीक है, उसी की परिप्रेक्ष्य में हम, उसी संदर्भ में इतिहास में हम, इतिहास के पन्नों में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब है कि इतिहास का वह समय जिसके अंतर्गत आपको, ठीक है, न ही कोई लिखित प्रमाण देखने को मिला है और न ही कोई ऐसी जो है यात्रा के दौरान कोई राइटर ने अपनी बुक लिखी होगी, ठीक है। चलो, तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे, ठीक है। इतिहास का वह पल या वह समय, ठीक है, जहां पर न ही कोई लिखित प्रमाण मिला है, न ही कोई क्या है, लिखित प्रमाण है, और न ही, और न ही उसे पढ़ा गया है, उसे पढ़ा गया है।
कहने का मतलब है जाहिर से भाई साहब, जाहिर सी बात है कि जब लिखा ही नहीं गया है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों ने, ठीक है, ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो है जो समय बताया है, ठीक है, या प्रागैतिहासिक काल के जो है बातें बताई है, वो प्रिडिक्शन पर बेस्ड है। प्रिडिक्शन का कहने का मतलब है, इतिहास में तो खैर नहीं कोई ऐसा जो लिखित प्रमाण मिला है हमें कि भाई साहब की प्रागैतिहासिक काल में लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे, ठीक है, किस प्रकार से रहते थे, क्या स्कूल जाते थे, क्या कॉलेज जाते थे, ठीक है, कोई राजा था, कोई राजा के दर जो है जनता किस प्रकार से रहते थे, वैसा कोई जानकारी नहीं मिली थी। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिला है, अब जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे कैसे, जाहिर सी बात है। तो ये इतिहास के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके जो है पाषाण काल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पाषाण काल या पाषाण युग। ठीक है, पाषाण काल या पाषाण युग को हम किस कैटेगरी में इसको और डालते हैं या किस कैटेगरी में रखते हैं, वो है प्रागैतिहासिक काल की कैटेगरी में। क्योंकि प्रोडक्शन पर बात होती है, ठीक है, जब इसमें लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा नहीं गया, तो कई विद्वानों ने, ठीक है, पाषाण काल कहने का मतलब पत्थर से संबंधित ऐसे युग जहाँ पर हर कार्य लगभग पत्थर से की जाती थी। ठीक है, घरों का निर्माण होता था पत्थरों से, ठीक है, पत्थरों से फिर आपने देखे वो आग का आविष्कार हुआ, पत्थरों से ही आप शिकार करते थे। ठीक है, तो जितने भी है पत्थरों से बेस्ड ये काल थे, इसलिए हम इसको क्या किस कैटेगरी में डालें, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, और इसी को हम पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन भारतीय इतिहास में पाषाण काल से लगभग नहीं पूछे गए हैं। कुछ स्थलों के नाम जो है जरूर थोड़ा बहुत कभी पूछे गए हैं, इसलिए इस पाषाण काल, देखिए पाषाण काल में फिर आपको देखने को मिलेगा जो है एक, चलिए, पाषाण काल में आपको तीन कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में इसमें अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे। ठीक है, जब समय होगा तो उस पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल के नाम हम जो है लिखवा देंगे या फिर बता देंगे। ठीक है, चलिए दूसरे तरफ हम मूव करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बातें करें, ठीक है, तो दूसरा जो समय है वो है आद्य ऐतिहासिक काल का। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए इस काल में आपको देखने को मिलेगा ये ऐसा काल है, ऐसा जो है समय है, इतिहास का वह समय है, इतिहास का वह पल है जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिखा तो जरूर है, लिखा तो जरूर है, लेकिन उस लिखावट के लिए, ठीक है, वो ऐसी लिपि मौजूद नहीं थी जिससे हम क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, कहने का मतलब एक ऐसा काल है, आदि ऐतिहासिक काल वह समय है, वह काल है जहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिला है, हालांकि लिखित प्रमाण मिला है, लेकिन उस पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कोई ऐसा लिपि मौजूद नहीं थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सके। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इतिहास का वह पल, ठीक है, इतिहास का वह पल या वह समय जहाँ, ठीक है, लिखित प्रमाण तो मिले हैं, ठीक है, जहाँ लिखित प्रमाण तो मिले हैं, परंतु इन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें, ठीक है, क्या करें, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि बात करें तो आप देखते हैं अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली
और सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एवं वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये जो समय है ये टाइम लाइन है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का समय है। ठीक है, अज्ञात से लेकर, अज्ञात से लेकर, ठीक है, 2500 ईसा, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व। वहीं पर अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2500 से लेकर, ठीक है, 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वहीं ऐतिहासिक काल की हम बात की जाए, ठीक है, चलिए, तो 600 से लेकर आपकी जो है 1964 तक, 1964 तक ये क्या करते हैं, इतिहास काल, ये समय ये रहता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक का काल का जो समय है वो अज्ञात से लेकर हम जानते नहीं थे। ठीक है, विद्वानों ने कोई कहा नहीं है कि इतने समय तक ये प्रागैतिहासिक काल में जो है आपके पूरा पाषाण काल रहेंगे। ठीक है, इतने समय तक ये, लेकिन प्रोडक्शन पर, ठीक है, उनके जो है पाषाण कहने के बाद पत्थर की, ठीक है, आविष्कार पत्थर की, कहने का आविष्कार कहने का मतलब पत्थर की, और जो यूज के पर्पज से, पत्थर की यूज से पर्पज से, पत्थर के विभिन्न कार्यों के पर्पज से, ठीक है, उस काल को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई किया और प्रोडिक्शन किया, विद्वानों द्वारा ये प्रोडिक्ट किया, ये अनुमान लगाया कि यहाँ से हो। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अज्ञात से लेकर जो है 2500 ईसा पूर्व तक क्या होंगे, ये पाषाण काल के, जिसमें 3 भागों में डिवाइड किए, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को हम देखते हैं कि 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, जहाँ पर 2500 से लेकर 2500 से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व तक यही है सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व क्या है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता आप देखेंगे आगे, एक तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता है, ऋग वैदिक, और दूसरा है उत्तर वैदिक। क्या है, उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जहाँ पर 1500 से लेकर 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता 1000 और बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी बातें फिलहाल हम और जो है करेंगे बाद में। फिलहाल तो बस इतना ही समझ लीजिए कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है वह समय जो है वो, ठीक है, वो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को हम इस कैटेगरी में फिट करते हैं, इस कैटेगरी में रखते हैं। अब जो थर्ड बच गया है, ठीक है, जो थर्ड बच गया है, देखिए कई लोग आप सोच रहे होंगे कि, देखिए वैदिक सभ्यता की बातें अगर मैं करूं, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब वैदिक सभ्यता और जो है वो, उसके बारे में तो लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। ठीक है, जहाँ पर ऋग्वेद से जो है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है, और जो सामवेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, अथर्ववेद है, इनसे हमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो आप किस, और इसको पढ़े भी जा सकते हैं क्योंकि संस्कृत में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैदिक सभ्यता है उसको तो पढ़ा भी गया है, लिखा भी गया है, तो हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए विद्वानों का ये मत है, विद्वानों का ये मानना है, ठीक है, कि वैदिक सभ्यता, जो सभ्यता हुई थी, ठीक है, जो बीत गया था, ठीक है, सभ्यता, लेकिन वेदों की जो रचना है, वेदों की रचना है जो ऋषि मुनि द्वारा जो, ठीक है, लिखे गए हैं। ठीक है, और कहा गया है कि ये जो वेद है वो भगवान के द्वारा बोली गई, ये क्या है, वर्ड है, भगवान के मुख से निकली गई जो वर्ड है, भाषा है, उसी को
वेदों के रूप में संलग्न किया गया था। ठीक है, तो ये जो वैदिक सभ्यता है वो कहा जाता है कि इतिहास के कई वर्षों बाद, चाहे मौर्य मौर्योत्तर गुप्त काल निकल गया, तो उसके आसपास ही उसके आसपास ही वेद, जो वेद है, वेद पुराण लिखे गए हैं। ठीक है, जिसके पर्पज से हम कहते हैं कि वैदिक सभ्यता रही है। लेकिन चूंकि इस समय ऐसी, जिस समय ये समय बीत गया था, जिस समय ये समय निकल गया था, उस समय कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं थी, इसी कारण से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में जो है फिट बैठता है, इसी कारण इसको इस काल के अंतर्गत लेते हैं। कई इतिहासकार के बुकों में आपको जो वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, अगर हम महेश कुमार पड़वाल के बुक की बात करें एनसीईआरटी की, तो वो उन्होंने आद्य ऐतिहासिक काल के जो कैटेगरी में वैदिक सभ्यता को फिट करते हैं, रखते हैं। वहीं पर अगर हम दो दृष्टि आईएएस एकेडमी की जो बुक की बात करें, ठीक है, वो जो है वो भी यही रखते हैं वैदिक सभ्यता, तो उसी के दोनों बेस पर जो है ऑथेंटिक है एनसीईआरटी का जो बुक है, याद रखिए जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी का बुक ही फॉलो करें, चाहे वो कोई क्लास का क्यों ना हो, 11 12, ठीक है, कोई भी क्लास का क्यों ना हो, और जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी बुक आती है, ठीक, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का बुक है, एसटीआईएस का बुक है, उन्होंने आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा हुआ है। ठीक है, और बहुत जो लोकल जो बुक है, कई लोकल बुक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काल के संदर्भ में इसको रखते हैं बात। चलिए, तीसरी बातें मैं करूंगा इस पर, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल कहने का मतलब इतिहास का वह समय, ठीक है, इतिहास का वह समय जहाँ लिखित प्रमाण के साथ पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है, मतलब लिखित प्रमाण तो मिला है और साथ ही उसको क्या किया गया है, पढ़ा भी गया है। जैसे एग्जाम्पल पे बहुत सारा है, जैसे ये स्टार्ट हो जाता है आपके जो है मौर्य, क्या है, महाजनपद काल से, 6ठी शताब्दी महाजनपद, महाजनपद, और महाजनपद काल से आपको 1964 तक जितने भी आपको है वो आप देखेंगे, ये इसके अंतर्गत देखने जाते हैं। ठीक है, तो महाजनपद आ जाएगा, मौर्य काल आ जाएगा, और मौर्य काल जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, फिर आपको जो है देखने को मिलेगा मेगस्थनी का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, तो और बहुत सारे जो है राइटर, बहुत सारे इतिहासकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कालिदास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक का, तो बहुत सारे ऐसे जो है महाजनपद काल, ठीक है, फिर आपको मौर्य काल, गुप्त काल, ये जैसे बढ़ते गएंगे तो एक इतिहास कारों ने, ठीक है, यात्रा वृत्तांत के दौरान कई जो है तो यात्री ने भी ये लिखे हैं, ठीक है, तो ऐसा बुक, ऐसा जो है, ठीक है, जहाँ पर लिखित प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण मिला है, और लिखित प्रमाण को बेस जो है भली भांति हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे काल को, ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास को बेसिकली देखिए, और ऐतिहासिक काल को जो बांटा गया है कैटेगरी में, इसी को हम जो है कैटेगरी में बांटते हैं, और इसी को हम किस प्रकार से बांटते हैं, एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास काल, मध्यकालीन, मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक काल। क्या है, आधुनिक, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इस प्रकार से हम इसको कैटेगरी में बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं इतिहास काल। तो बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है वो है, ठीक है, किस पर बेस्ड रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे वैदिक सभ्यता, फिर आपको देखने को मिलेगा महाजनपद काल, फिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तो ये सारी चीजें, और फिर बीच में आपको एक और भी देखने को मिलेगा जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, तो ये सभी चीजें हम देखेंगे। तो इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो इतिहास के अंतर्गत आप देखने वाले हैं,
ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय होता है, इतिहास का वह पल होता है जहाँ पर हमें कोई लिखित, कोई भी ऐसी लिखावट वाली कोई बुक या लिखित प्रमाण लिखे नहीं है, ठीक है, और न उसे पढ़ा गया है। इतिहास का वह पल, आदि ऐतिहासिक काल को चलते इतिहास का वह समय जहाँ पर जो है लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लिखित प्रमाण मिले हैं, नहीं कि उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें कि लिखित प्रमाण मिले हैं, पढ़ा नहीं गया है, तो जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, अगर आपने देखे होंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल पढ़े होंगे, तो वहां पर जो लिखित प्रमाण मिला है, क्या है, जो लिखित प्रमाण मिला है, लिखित जैसे लिखावट जैसे कुछ चीजें मिली है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा इस तरह, किस प्रकार में सिंबॉलिक तरीके से, इस प्रकार से क्या बनाया गया है, सिंबल बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से सिंबल बनाए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है चित्रात्मक ढंग से, ठीक है, चित्र के हिसाब से चित्रात्मक ढंग से वो लिखा गया है, कुछ बोलना चाहते हैं। जहाँ पर कई बार हमें जो है नोटिस बोर्ड भी मिला है, ठीक है, नोटिस बोर्ड मिला है, लेकिन नोटिस बोर्ड में लिखा गया है किस भाषा में, बोल सकते हैं कि भाषा ने चित्रात्मक उनका अंकन किया है, चित्र के द्वारा उनको जो है बताया गया है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, उसको हम मानते हैं कि लिखित प्रमाण है, लिखा गया है, लेकिन ऐसी कोई लिपि उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण से हम पढ़ सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों में आपको ऐसी चीजें देखने को मिली, ऐसे जो है, ठीक है, चित्र के रूप में लिखित कुछ, ठीक है, स्थल में आपको देखने को मिलती है। चलिए, और थर्ड है ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो इतिहास का वह समय जहाँ पर लिखित प्रमाण मिले हैं और उसे पढ़ा भी जो है बखूबी पढ़ा गया है। और महाजनपद से लेकर जो है 1964 तक ये आपका चलता ही रहेगा, दिखता रहेगा। चलिए, तो आज का जो हम देखेंगे, ठीक है, चलिए, अगर हम देखेंगे इतिहास, अभी फिलहाल इतिहास में जो इस सेशन में, सेशन कहने का मतलब, ठीक है, तीन जो है कैटेगरी में हम वीडियो लाएंगे। एक कैटेगरी में प्राचीन भारतीय इतिहास का रहेगा, एक कैटेगरी में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, एक आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो बेसिकली मध्यकालीन भारतीय, सॉरी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल के अंतर्गत बेसिकली एक तो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है, किस लिए, वो देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा काल, या जिसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हम जो है खत्म होने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, क्या है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को आप जानते ही हैं, एक तरफ हम देखेंगे ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा जिसको बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, क्या है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता एवं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की कैटेगरी इसको फिर से डिवाइड करेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में होने वाली जो है बहुत सारे आडंबर कुरीतियां, बहुत सारे ऐसे कार्य जिसके कारण से लोग वहां से, ठीक है, मूव करना चाहते थे। तो एक धर्म का जो है उदय हुआ, ठीक है, धर्म का, ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्म हुआ, वो हम देखेंगे। तो वो थे जैन एवं बौद्ध धर्म। फिर आपको देखने को मिलेगा महाजनपद काल। ठीक है, क्या है, महाजनपद काल। 16 महाजनपदों की बात करेंगे और प्रमुखता जो मगध है, ठीक है, मगध महाजनपद बहुत बड़ा जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत जो है विशेषताएं हैं उनके अंतर्गत, वो हम देखेंगे, जिसको पाने के लिए विभिन्न राजाओं के मध्य, विभिन्न शासकों के मध्य ये युद्ध जारी रहता है। ठीक है, चलिए। और मौर्य काल, उसके बाद जो है मौर्य काल देखेंगे। मगध का जो है, जो एक तरह से पूरी तरह से, ठीक है, अपने परचम लहराने वाले जो शासक थे मौर्य काल में ही देखने को मिला। तो वो देखेंगे उसके बाद जो है मौर्य काल। ठीक है, चलिए। फिर कहीं सातवाहन काल, गुप्त काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल, तो ये जितने 7-8 टॉपिक हैं, ठीक है, ये इतिहास में ये हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट तो आज जो बेसिकली करेंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है सिंधु घाटी हम सभ्यता करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो है स्टार्ट करेंगे आज की। और ये जो वीडियो लगभग जो है इस जितने भी आप कैटेगरी देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी जो टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, वो लगभग आपके 35 से 40 आपका जो वीडियो लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 35 से 40 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, होगा। ठीक है, आपको भले लग रहा है ये 7-8 टॉपिक है, लेकिन 35-40 वीडियो कैसे है। ठीक है, क्योंकि 10-15 जो है 5 से 6 जो है वीडियो आपको सिंधु घाटी से पता लग जाए, 5 वीडियो लगभग। ठीक है, वो देखेंगे तरह से। चलिए, तो स्टार्ट करें। तो अभी तक तो हम सब जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिटी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, चलिए। अब एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हमने क्या कहा था, हड़प्पा सभ्यता, या इसी को हम कहते हैं कौन से कौन से युगीन कौन से युगीन सभ्यता। ठीक है, कौन से युगीन सभ्यता। तो इतने सारे नाम है भाई, और मतलब तो एक ही है। ठीक है, इतने सारे नाम है और इस नाम का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। चलिए थोड़ा मैं चार्ज में लगा देता हूँ, एक मिनट वेट करिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं, वो हम अगर बात कर लें तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे जो फर्स्ट है वो हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक है, कालक्रम, और कालक्रम कहने का मतलब है कि ये समय कौन सा था। ठीक है, किस समय में सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि देखिए, चूंकि मैंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लिखित प्रमाण मिले जरूर है, लेकिन उस चीज का, ठीक है, उस चीज को पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया। कहने का मतलब पढ़ ही नहीं गया। जब पढ़ा ही नहीं गया है तो वहां पर जो उत्खनन में सामग्री मिले हैं, जो अलग अलग स्थल में सामग्री मिली है, उसी पर बेस्ड होकर, उसी पर बेस्ड करके कार्बन डेटिंग वगैरह करके, ठीक है, वो हमने, जो विद्वानों ने, ठीक है, वो विद्वानों ने ये समय निकाला है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था, ठीक है, प्रोडिक्शन था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने जो है, ठीक है, तरीके से उन्होंने प्रोडिक्शन किया, अपने तरीके से उन्होंने काल क्रम को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर दूसरा हम मूव करेंगे, इसके बाद खोज पर बातें करेंगे। ठीक है, खोज, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एक्चुअली तो थी पहले से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, खोज कहने का मतलब थी, लेकिन उसको ढूंढा गया है एक तरह से। जैसे हम बोलते हैं ना कि भारत की खोज हुआ था, ठीक है, लेकिन क्योंकि भारत तो पहले ही था भाई, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो पहले था, लेकिन उस चीज को ढूंढा किसने है, किस प्रकार से वो देखने को मिला है, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर तीसरा जो हम देखेंगे, इनके नामकरण। नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, नामकरण। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर नामकरण। नामकरण के बाद जो है उत्पत्ति। ठीक है, नामकरण के बाद जो है उत्पत्ति एवं विस्तार। इसके जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो सत्य उद्भव एवं विस्तार। तो विस्तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, भारत में ही है कि अन्य जगह पर भी है। ठीक है, भारत के किस किस स्थान में है, कितने जो है, ठीक है, वो जो है कितने दूरी तक ये फैला हुआ है, किन कौन स्थानों पर टच करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, उसके बाद जो है कालक्रम हो गया, खोज हो गया, नामकरण हो गया, उद्भव विस्तार हो गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जो हमारा क्या बोलते हैं स्थल है। ठीक है, जो हमारा क्या है, स्थल है। तो प्रमुख स्थलों की, या प्रमुख जो है पुरातात्विक स्थलों की हम बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख पुरातन स्थल, जहाँ पर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
ठीक है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये सभी आपको जो है आपको देखने को मिलेगा, धौलावीरा। तो हम प्रमुख जो है जो स्थल है 10-12, ठीक है, 10-12 है तो बहुत सारे 1500-1800 के आसपास जो है अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता मतलब उस स्थान पर बहुत सारे अभी भी जो है शोध चल रहे हैं, बहुत सारे जो है हर 2-4 साल में ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थल निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ इनकी जो है विशेषताएं निकल के आती हैं। तो है तो बहुत सारे, ठीक है, 1500-1800 से ऊपर है, कहीं कहीं पर जो है किसी बुक में लिखा है कि 2600 के आसपास है, जहाँ पर शायद मैं अगर ठीक है बोलूँ तो शायद स्पेस एकेडमी 2600 स्थल के आसपास ये बात किया है, ठीक है। कई बुकों में 1500 के आसपास था, तो फिर कहीं पर जो है इस प्रकार से देखने को मिला। लेकिन हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो आपको 10-12 ही ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, बनौली, राखीगढ़, ठीक है, लोथल, रोपड़, ये सभी ये जो मेन मेन जो है 10-12 वही पूछे आपको जाते हैं, सुख कांगेडो, ऐसे ऐसे कुछ है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख स्थल की बात की जाती है, उसके बाद जो है विशेषताएं, ठीक है, क्या है विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रमुख विशेषताएं कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, यहाँ की विशेषताएं क्या है। और विशेषताओं में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे चीजें, नगर नियोजन वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किस प्रकार के नगरों का जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये विशेषताएं हम देखने को मिलेगा। कुछ कला से संबंधित जो है उनकी जो कला है, जहाँ पर आपको चित्रकला आपको कुछ कुछ जो है देखने को मिलेगा, मृत भांड वगैरह है। और आपके जो है इसके अंतर्गत देखने को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता भी है क्योंकि कला से, ठीक है, जहाँ पर आपका जो है नर्तकी की मूर्ति बनी थी, ठीक है, कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति बनी थी, मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो भी जो है इस कला से आती है, ठीक है। फिर मृत भांड देखने को मिलेगा, जहाँ पर कई मृत भांडों में, ठीक है, लाल रंग के जो मृत भांड में काले रंग का जो चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से मृत भांड की भी हम बात करेंगे। तो मृत भांड है, ठीक है। और फिर आपका जो कांस से बनाई गई, कांसे से बनाई गई नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट में हम बात करेंगे पतन के कारण, ठीक है, पतन के कारण। देखिए, विशेषताओं में हम बात करेंगे, इतनी शानदार सभ्यता थी भाई साहब, ठीक है, इतनी शानदार सभ्यता थी, कहने का मतलब जहाँ पर आपका प्रॉपर जो है क्या देखने को मिला था, स्नानागार, अन्नागार, आपका वॉश बेसिन, घरों में जो है टॉयलेट, घरों में जो है नल से जो है पानी, ठीक है, जाने के लिए जो है नाली बनी हुई थी, मोरियां बनी हुई थी नाली की, ठीक है। और साथ ही साथ शहरों को डिवाइड किया गया था, ठीक है, शहरों को जो है डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है बीच बीच में चौराहे बने हुए, तो बहुत बड़ी जो है नगर की विशेषता इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये विशेषता पर देखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, इतनी शानदार सभ्यता होने के बावजूद भी, इतनी शानदार सभ्यता होने के बावजूद भी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनका पतन हो गया, ठीक है। तो इनके क्या क्या कारण है वो हम देखेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्वान आए, उन्होंने कहा कि कोई एक युद्ध हो गया था, जिस कारण से यहाँ के लोग बहुत जो है मासूम थे, बहुत जो है शांतिपूर्वक थे, जिसके कारण से वो क्या करके हार गए और वो जो है पतन हो गया। कहीं ने की कहा कहीं पर आग लग गया तो पूरा जो शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता ही पूरी जो है मिट गई। कहीं ने कहा कि भूकंप आ गया था, तो किसी ने कहा कि वर्षा आ गया था, मतलब कहना वर्षा के कारण जो है बाढ़ आ गए थे, ठीक है। कहीं ने कहा कि प्रकोप और जो है बीमारी आ गए थे, जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था ना, ठीक है, फिलहाल 2 साल पहले भी थोड़ा बहुत हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो कोरोना में अगर हम लोग सभी निपट जाते तो यही भी हो जाता सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। वो जो है फिर
भारतीय सभ्यता ही बन जाती, हमारी सभ्यता बन जाती उसी प्रकार से। ठीक है, तो इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी पतन हो गया, तो ये फिर मैंने वही बात करूँ, प्रोडिक्शन पर बेस्ड है, बहुत सारी बातें अपना अपना जो है मत रखे, अपनी अपनी जो है प्रोडिक्ट रखे, अपना अपना जो है अनुमान लगाए हैं, जिसके आधार पर हम कहते, कई लोग ये भी बोले कि वहाँ मलेरिया हो गया था। ठीक है, ऐसी बीमारी फैल गई थी, मलेरिया हो गया था, इलाज नहीं हो पाया वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए वो हम देखेंगे क्या क्या बातें हैं। चलिए, तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता में ये 7-8 पॉइंट ही हम जो है कवर करेंगे। ठीक है, और आपको फिनिश हो जाएगा। तो बहुत बड़ा है चैप्टर, याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात, हाँ ठीक है, इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, कालक्रम। ठीक है, क्या है, कालक्रम। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, कालक्रम। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कालक्रम कहने का मतलब है कि आप, ठीक है, ऐसे ही जो है कुछ विद्वान आए, कुछ इतिहासकार आए। ठीक है, इतिहासकार, विद्वान, ठीक है, और उन्होंने अपनी, ठीक है, समय, काल, समय या तिथि जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या है बताई। ठीक है, कई ऐसे विद्वान आए जिन्होंने अपनी राय दी, अपना मत दिया कि भाई साहब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अगर बातें करें तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और जब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, इसका मतलब क्या है, लिखा तो गया था, कहने का मतलब जो है चित्रात्मक ढंग से, चित्रात्मक जो है चित्र के अंतर्गत उनको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है काल को। लेकिन वो प्रॉपर जो है हम ये नहीं बोल सकते इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत दिए हैं, और उस मत के आधार पर इतिहास में उस मत को संलग्न किया गया है। ठीक है, और जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है, ठीक है, या तिथि कैसी रही है। चलिए, चलिए, तो अगर हम बात करें ऐसे विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या क्या समय बचाया, जैसे कि जॉन मार्शल साहब। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल साहब का ये कहना है, ठीक है, जॉन मार्शल साहब का कहना है कि भाई साहब ये जो समय था वो 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व। ठीक है, जॉन मार्शल साहब का कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है, समय है, वो 3250 से 2700 ईसा पूर्व था। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, अर्नेस्ट मैके। ठीक है, क्या है, अर्नेस्ट मैके। और अर्नेस्ट मैके साहब का कहना है कि ये 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये जो सिंधु घाटी है उसका समय रहा होगा। ठीक है,
वहीं पर मार्टिन विलर का क्या कहना है? मार्टिन मार्टिन विलर साहब का कहना है कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये देखने को मिला है। समझते हैं ईसा पूर्व ईसवी सदी, ठीक है, क्यों कहा जाता है ईसवी या ईसा पूर्व? देखिए ईसवी का मतलब है, देखिए अगर मैं यहाँ पर ईसा पूर्व लिख दिया, ईसवी लिख दिया है, इसका देखिए एक टाइमलाइन है, ठीक है, एक टाइमलाइन है। जहां पर कहा जाता है कि जो ईसा, ठीक है, क्या है, ईसा मसीह है, ठीक है, और ईसा मसीह के उनके जन्म के हिसाब से, ठीक है, उनके जन्म के अनुसार इस समय को बताया गया है, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो आएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, ईसा पूर्व कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद है, उसको हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ईस्वी, ठीक है, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट एडिनो डोमिनी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में, और एडी, ठीक है, ईस्वी को हम क्या कर रहे हैं, एडी, एडिनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट एडिनो। तो ईसा मसीह के जो पहले के समय को हम किस के, ठीक है, ईसा पूर्व से मानते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है, 3250 से 3750 के बीच, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, उस इतना जो है जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं जो याद आएगा तो बता दिया कि इसको ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आप जो है देख सकते हैं। चलिए, चलिए, नंबर फोर्थ, मॉर्टिन मिलर के बाद सी फोर पद्धति, जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार, ठीक है, 2350 से लेकर 1750 के बीच इनको मानते हैं, सब पूर्व तक मानते हैं। वहीं पर, ठीक है, डीपी अग्रवाल साहब, डीपी अग्रवाल और डीपी अग्रवाल साहब का ये मत है, ये कहना है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जो था वो 2300 से लेकर 1700, 50-50 फालतू जोड़ रहे हैं, जो है सी फोर पद्धति वाले, ठीक है, चलिए, सॉरी, ये 1700, 2300 से लेकर 1700, ठीक है, चलिए, वहीं पर अगर हम बात करें एक फेयर सर्विस, ठीक है, फेयर सर्विस, और फेयर सर्विस साहब ने ये कहा है कि ये इन्होंने तो और कुछ कहा है भाई, 2000 से लेकर, ठीक है, ये जो है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, तो बस यही चीज है, आपको यही ध्यान रखनी है कि कौन कौन से विद्वान और कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है। और बाद में जो है, जो फाइनली अगर देखा जाए, ठीक है, अब जब फाइनली हम देखते हैं, ठीक है, फाइनली अगर देखा जाए तो उसको हम लेते हैं 2500 से लेकर, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा मत है विद्वानों का, ठीक है, और ये प्रोडिक्शन पर बेस्ड है, अनुमान पर बेस्ड है, तो बाद में ये देखने को मिला कि ये इनमें से कौन सा सही हो सकता है, तो है तो सभी अपने अपने राय दे रहे हैं, लेकिन बाद में फाइनली ये बात निकल के आती है कि इसको हम मानेंगे 2500 लेके 1750। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए पर्टिकुलर अगर किसी विद्वान का नाम नहीं पूछा गया है कि किस विद्वान के अनुसार वो कालक्रम क्या है,
तब तक आप जो है क्या लगाएंगे, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई विद्वान या इतिहासकार का नाम डायरेक्टली पूछा कि जॉन मार्शल साहब ने, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के कालक्रम को क्या बताया या किस समय बताया, कौन सा समय बताया, वो 3250 से लेकर 2700 ऐसे यहाँ पर है। लेकिन जब तक आपको उस विद्वान या इतिहासकार के जो है नाम जो है प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तब तक फाइनली जो वो देखने को मिलता है वो 2500 से लेकर 1700 पर है। तो एनसीईआरटी का बुक भी यही लेता है। ठीक है, जहाँ पर मैंने कहा एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, जो एनसीईआरटी का बुक है वो यही फॉलो करता है, वही है 2500 से लेकर 1750। ठीक है, तो ये बातें हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता के काल क्रम की बातें। ठीक है, चलिए दूसरा हम चलेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसकी खोज पर रहेगा। ठीक है, किस पर रहेगा बातें, खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से देखने को मिला था। ठीक है, क्या क्या बातें, चलिए अब खोज की बातें करेंगे भाई साहब। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है अचानक तो कहीं से जो है गए और जॉन वाटसन साहब ने बोल के आते कि भाई यहाँ पर ये है, वैसा तो नहीं है। ठीक है, बहुत समय पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके, ठीक है, जिसके बाद जो जॉन मार्शल साहब आए और वहां पर खुदाई की। ठीक है, तो यही से इसकी खोज हुई, देखते हैं क्या क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले हम यदि बात करें, ठीक है, तो नाम याद रखिए, एक तो फर्स्ट नाम, ठीक है, एक नाम याद रखिए, चार्ल्स मैशन। ठीक है, चार्ल्स मैशन, चार्ल्स मैसन साहब जो 1826 में, ठीक है, कुछ घटनाओं पर ये नजर डालते हैं। चार्ल्स मैसन साहब 1826 में ये क्या करते हैं कि उन्होंने, ठीक है, अब देखिए हड़प्पा या जो है उसकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली खुदाई की गई थी या पहला जो है देखने को मिला था, ठीक है, वो आपको जो है, ठीक है, पाकिस्तान के आसपास आपको देखने को मिला था। ठीक है, क्या है, पाकिस्तान के आसपास आपको देखने को मिला था। तो चार्ल्स मैसन साहब क्या किए थे, एक बार जो है उन्होंने जो है यात्रा की, क्या की, चलो भाई चलते हैं सफर में, जाते हैं कहीं घूम के आते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की, पाकिस्तान के आसपास की यात्रा की और देखा उन्होंने देखा कि यहाँ पर, ठीक है, इसी समय मैंने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की यात्रा की यात्रा की और यात्रा में उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा के पास, हड़प्पा के पास ये हड़प्पा सभ्यता पर, ठीक है, बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पास, सभ्यता के पास, ठीक है, कुछ ऊंचे 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 टीले देखे। ठीक है, टीले देखे कहने का मतलब इस प्रकार से क्या देखने को मिला है, ठीक है, इस प्रकार से टीला देखने को मिला था। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत के समान लगभग क्या है, टीले देखने को मिले। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो ये तो पर्वत पहाड़ तो है ही नहीं भाई, ये तो ऊंचे ऊंचे क्या है, टीले हैं। और ऐसे टीले ऐसा लग रहा है जहां पर जैसे कि कोई ऐसी सभ्यता है कि जो चली गई है, समाप्त हो चुकी है और उनके पतन के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे ऐसे जो है टीले देखने को मिले।
और वहीं पर जो है उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के दौरान जो भी यात्रा की है, ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। ठीक है, क्या है? नैरेटिव ऑफ जर्नी। और नैरेटिव ऑफ बुक जो है 1842 में इन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी की बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने यही बात कही, यही कहा कि भाई साहब मैंने यात्रा की था किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की यात्रा के तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? ऊंचे ऊंचे ऐसे टीले देखने को मिले, टीले नजर आए, और जिससे ये प्रतीत होता है, जिससे ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिला है? यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सभ्यता रही होगी, ऐसा सभ्यता होगी जिसके कारण से, ठीक है, इनका पतन हो गया। बाद में इनका पतन हो गया। पतन होने के बाद ये ऐसे टीले और ऐसे जो है आकार में ये देखने को मिला। ठीक है, चलिए, तो 1826 में चार्ल्स मैसन साहब, ठीक है, ने ये बात बताई खोज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, वहीं पर हम अगर दूसरी हम बात करें, तो दूसरा है, वो है बर्टन बंधु। क्या है? बर्टन बंधु। और बर्टन बंधु कहने का मतलब है, बंदूक मतलब क्या है? भाई। ठीक है, बंदूक का मतलब है भाई। और दो भाई थे, ठीक है, एक भाई जिसका नाम है जेम्स बटन, और दूसरा भाई जिसका नाम है विलियम बटन। ठीक है, एक भाई जिसका नाम है जेम्स बर्टन, और दूसरा जिसका नाम है विलियम बटन। ठीक है, ये जो भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, इनको क्या देखने को मिला? ये देखने को मिला कि जो कराची है, ठीक है, क्या, जो कराची है, sorry, जो कराची है, पाकिस्तान की जो कराची है और लाहौर है, उस कराची और लाहौर के बीच उन्होंने, उनको क्या देखने को मिला? देखिए, कराची और लाहौर के बीच ये क्या है? रेल लाइन, रेल पटरी बिछी थी। क्या बिछी थी? ठीक है, रेलवे ट्रैक। क्या था ये? रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, या जो बोल सकते हैं पटरी। ठीक है, जहाँ से रेल गुजरती है, ऐसी बात समझ सकते हैं। बटन बंधु साहब जो दो भाई थे, ठीक है, जेम्स बटन, विलियम बटन, ठीक है, जेम्स बटन और विलियम बटन, तो इनको एक एक तरह से बोल सकते हैं कि ठेकेदार के टाइप की जो है बोल सकते हैं, जो काम करते थे दोनों भाई। ठीक है, तो उन्होंने एक ठेकेदारी ली थी, ऐसा बोल सकते हैं, कराची से लाहौर, और जो है यहाँ पर रेलवे लाइन या रेल पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था। ठीक है, और आप जानते हैं, जब भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों के हम गुलाम थे, तो अंग्रेज जब शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों के ही समय में, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ट्रेन और चली थी। ठीक है, और जहाँ पर भारतीय जो माल थे, भारतीय जो सामान थे, भारतीय जो सामग्री थी, वो जो है देश विदेश तक पहुंचाते थे। ठीक है, अपने जो यूरोपियन देश तक पहुंचाते थे। ठीक है, आने के लिए खैर यूरोपियन जो है वो समुद्र से आए थे। ठीक है, लेकिन बाद में यूरोपियन आए, फिर अंग्रेज आए, तो बाद में जब हुआ डेवलप, तो अंग्रेज जब हम पर जो है जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो वहाँ पर जितने भी भारतीय सामान को, भारतीय सामग्री को, ठीक है, अपने इंग्लैंड या अपने जो लंदन ले जाने के लिए, ठीक है, ऐसी रेल लाइन का जो है बिछाए थे। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ की जो सामग्री को यहाँ पर भारत में लाने के लिए भी, तो एक तरफ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस समय ये जो है बिछाए थे। तो उसी समय की बात है जब लाहौर और जो कराची है, इस समय, ये समय है 1856 की, इसको भी हम लिख देते हैं, 1856। ठीक है,
तो जब रेलवे ट्रैक बिछा रही थी तो देखिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के समय यहाँ पर ऐसी कुछ देखने को मिलती है कि रेलवे लाइन और इसके आसपास जो है ईंटें लगाए जाते। ठीक है, क्या लगाए जाते थे? आसपास जो है ईंटें लगाए जाते थे, ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और जो ईंट था, ठीक है, इसमें जो है ईंट का प्रयोग, और जो ईंट का प्रयोग होता था वो बेहतरीन ढंग से जो है ईंट मिला था। ठीक है, यहीं पर। और जितना इस क्षेत्र की खुदाई कर रहे थे, ठीक है, जितना पटरी बिछाने के लिए ईंटों की जरूरत थी, जितना इस क्षेत्र की खुदाई कर रहे थे, ठीक है, वहां पर जो ईंट थे वो प्रॉपरली भयंकर तरीके से ईंट मिल रहे थे। ठीक है, और अलग प्रकार के जो है ईंट मिल रहे थे। ठीक है, जहाँ पर जो अलग अनुपातों में देखने को मिला था। ठीक, अलग जो है प्रकार के ईंट का जो प्रयोग हुआ था पहले। ठीक है, वहीं पर खुदाई में, वहीं पर खोद खोद के ईंट का प्रयोग इसी लाहौर से कराची बनने वाली पटरी पर ये बिछा रहे थे। तब पता चला कि भाई साहब, जितना हम खोद रहे हैं उतना ही हमें ईंट मिल रहा था। तो बटन बंधु साहब ने यही कहा, जेम्स बटन और विलियम बटन, की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, कोई ना कोई ऐसा काल या समय रहा होगा जहाँ पर कोई सभ्यता यहाँ पर रही होगी। ठीक है, और बाद में इसका पतन हो गया। पतन होने के बाद, ठीक है, ये ऐसी स्थिति में है जिनके मकान या जो भी बने हुए हैं उनके ईंटें खंडहर में बदल गया, खंडहर का रूप ले लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये आभास लगाया, ये लेकिन वो अपने ठेकेदारी में बिजी रहे, आगे कुछ प्रोसेस ही नहीं किया, आगे कुछ बातें ही नहीं की। ठीक है, चलिए, बाद में चलिए आगे चले। बाद में समय बदलता गया, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता भाई साहब। समय चलता गया और समय आ गया किसका? जॉन मार्शल साहब का। किसका? जॉन मार्शल। ठीक है, और जॉन मार्शल साहब 1921 में, अब सभी को तो देख लिए थे कि भाई साहब जी, जो है विलियम बटन, जेम्स विलियम जो है बटन ने भी यही कहा। चार्ल्स मसन 1826 में अपनी नैरेटिव बुक में जो है अपने यात्रा वृत्तांत में पाकिस्तान में बनी ये टीले के बारे में उन्होंने कहा। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने सब जो है बाहर बाहर से कहा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखते हैं, जाएंगे, खोदते हैं और क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो जो है जॉन मार्शल साहब पुरातात्विक विभाग के क्या थे? अधिकारी थे। ये भारतीय पुरातात्विक ठीक है विभाग के क्या थे? अधिकारी थे। क्या थे? अधिकारी। चलिए, और उन्होंने, ठीक है, दो व्यक्ति को हायर कराया कि भाई साहब खोद दो यार, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ है, कुछ है, कुछ है, तो कुछ है तो कुछ देख लेते हैं। ठीक है, और दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, और दूसरा राखल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों को, ठीक है, लगाया काम में। भाई साहब, मैं आपको पैसा दूंगा, जो भी है आपको लगता है रोजी रोटी के लिए, आप खोद दो यार।
ठीक है, बहुत लोग बोल के चले गए हैं कि यहाँ ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो आप क्या करो, खुद दो, ठीक है, अपने के स्थान पर। तो वहीं पर दयाराम साहनी का ये कहना है, ठीक है, कहने का मतलब दयाराम साहनी ने जो खुदाई की, ठीक है, और जो निकला, ठीक है, तो वो जो है क्या था, वो जो स्थल है वो था 1921 में खोजी गई हड़प्पा। और राखल दास बनर्जी साहब कहते हैं कि भाई साहब मैं भी खोदूंगा, आपका जो है आपने तो एक स्थल जो निकाल ही लिया, ठीक है, आप तो अपना काम कर लिए, ठीक है, तो मैं भी क्या खोजूंगा, मोहन जोदड़ो, ठीक है, उन्होंने 1922, ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की और मोहनजोदड़ो का खोज किया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की, ठीक है, तो एक तरह से जॉन मार्शल साहब के, ठीक है, जॉन मार्शल साहब के अंतर्गत अगर देखा जाए कि दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो हड़प्पा की खुदाई किसने की या मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, तो वो आप देख मारेंगे दयाराम साहनी या राखालदास बनर्जी। या एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, ठीक है, तो वो थे जॉन मार्शल साहब। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधिकारी जॉन मार्शल साहब जो 1921 में दो बंदे को हायर किया था, एक है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, उनके नेतृत्व में ये दोनों बंदे, दयाराम साहनी राखल दास बनर्जी जिन्होंने, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, सॉरी कहने का मतलब हड़प्पा स्थल की खोज की, ठीक है, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की 1922 में, ठीक है, तो दोनों अभी फिलहाल है आपकी कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है, दोनों फिलहाल अभी कहाँ पर है भाई साहब देखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान में जो है देखने को मिला। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, खोज किस प्रकार से आपको देखने को मिली। चलिए, अगर हम देखें, एक्चुअली मुझे इमेज चेंज करना था, मैं ध्यान से निकल गया, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ पढ़ रहा था तो छत्तीसगढ़ में इमेज में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में यूज कर रहा था, ठीक है, फिलहाल अभी ये देख लो, वैसे भी इमेज तो भारत की ही है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से मैं इसको देख रहा था, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, खोज के परिप्रेक्ष्य से हम बात करते हैं, ठीक है, ये फिर वर्क नहीं कर रहा है यार, ये तो दिक्कत है। और जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हाँ चलिए, ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है, चलो ठीक है, सब ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ थे, यहाँ पर थे भाई साहब,
देखिए ये आपका क्या है जो है भारत है, इंडिया का मैप है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, जो है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी नदी देखने को मिली है, ठीक है। ये आपका अगर देखें तो ये आपका जो है सिंधु नदी है, ठीक है, क्या है, सिंधु नदी, ठीक है, क्या है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये गिरती है आपके कहाँ पर, अरब सागर में, ठीक है, कहाँ पर, जो है अरब सागर, ठीक है, क्या है, अरब सागर में। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर और जो है सिंधु, फिर झेलम, ब्यास, रावी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नदियों का जाल है, ठीक है। यहीं पर ऐसे कुछ नदियों का क्या है, जाल है, जो सिंधु की जो सहायक नदी है, ठीक है। रावी है, झेलम है, ब्यास है, सतलज है, ये सभी क्या है, जो है नदियों की जाल थे। यहाँ पर आपको जो चीज देखने को मिली, ठीक है, यहीं पर कहाँ पर, रावी नदी के पास, ठीक है, कहाँ पर, ये रावी नदी के पास। और रावी नदी के पास सर्वप्रथम मैंने कहा, ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई। देखिए इसको अच्छे से देखेंगे, फिलहाल मैं ये खोज के परिप्रेक्ष्य में आखिर ये किस प्रकार से आगे बढ़ा, खोज किस प्रकार से आगे बढ़ा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि रावी नदी है यहाँ पर, और इसी रावी नदी के तट पर, ठीक है, क्या है, रावी नदी, ठीक है। और रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे पर जब हड़प्पा की खोज हुई, ठीक है, हड़प्पा की खोजे गए, ठीक है, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो भाई साहब, अरे ये तो गजब हो गया, हड़प्पा की खुदाई हो गई, और जो है मतलब इस स्थल की खुदाई हो गई, उसका जो है हड़प्पा नामक स्थल नाम रख दिया, और हड़प्पा इस स्थल पर मिल गया। मतलब एक स्थल की जो है खोज हो गई, एक स्थल को हम लोग जो है खोज कर दिए। तो भाई साहब, जब आप किसी चीज में सफल हो जाते हैं तो और असफल जो है सफल होना चाहते हैं, ठीक है, जितना हो आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप आज कोई छोटे मोटे पोस्ट में है तो आप जो है बड़े पोस्ट लेना चाहते हैं। अगर डीसी बन गए तो आप जो है आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। तो फिर सबका जो है क्या है, महत्वाकांक्षी होती है, सबका जो है एक इच्छा होता है कि मैं बड़े पोस्ट में या बड़ा जो है कार्य करूं, या जो भी कर रहा हूँ उसमें सफल बनूं। तो वहीं पर जो है 1921 में हुआ। 1922 में फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में थोड़ा आगे बढ़े कि भाई साहब अगर यहाँ तो मिल रहा है, तो क्या बात अगर हम दूसरी जगह पर ढूंढे, थोड़ा आगे बढ़ के देखें तो यहाँ मिल जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने देखा कि राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहन जोदड़ो की जो है खुदाई की, और 1922 में मोहन जोदड़ो भी मिल गया। अरे भाई ये तो गजब हो गया, ठीक है, ये तो गजब हो गया कि यहाँ से, ठीक है, पूरे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस दोनों स्थान से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, खोज दिया आसपास की, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये आसपास की स्थान की खुदाई की, तो क्या इस तरफ आगे जो लास्ट तक बढ़ेंगे हम, जितना तक हमने रिसर्च किया है उतना तक अगर देखें तो क्या वो आसपास भी मिलेगा, उसके आगे भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ये बीच या इधर के पार्ट को छोड़कर उन्होंने लास्ट जो बॉर्डर है, ठीक है, उस लास्ट बॉर्डर में खुदाई की, ठीक है, और उसको एक सुत कांगे डोर नामक जो है कि 1927 में सुतकांगी डोर नामक जो है कि स्थान जो है खोज की, ठीक है, सुतकांगी डोर नामक स्थान की खोज की।
और उनको ये पता चला कि भाई साहब एक दो नहीं, ये तो हजारों, ठीक है, ये तो कई, ठीक है, जितने भी खोद रहे हैं उतने मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मिला, और हमने कहा कि लास्ट छोर में भी देखें तो वहां भी मिला, तो बीच को भी खोद देते हैं, क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इन्होंने भी यहाँ पर खोद दिया, कोट टीजी, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं कोट टीजी, कोट टीजी नामक जो है वो स्थान की यहाँ पर 1935 में देखने को मिल गया था, ठीक है। यहीं पर उसके पहले ही यहीं पर चंद्रहोड़ो 1921 में ये मिल गया था। तो इस प्रकार से जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की और लास्ट में सुकांगे लोग को 1927 में जब देखा, तो भाई साहब एक दो नहीं, लाइन से जो है बिछा हुआ है, लाइन से जो है और क्या है, एक सभ्यता निकल के आई है, ठीक है, लाइन से क्या है, एक सभ्यता निकल के आई है, ठीक है। और यहाँ पर जितने हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान के बाद आपके अफगानिस्तान, साथ ही साथ आपके जो भारत में भी क्या देखने को मिला, बहुत स्थानों पर, बहुत जगहों पर आपके ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के स्थल देखने को मिले थे, ठीक है। और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण इस सभ्यता का नाम, चूंकि हड़प्पा में सबसे पहले जो है खुदाई की, ठीक है। तो अगर हम देखें नामकरण, देखें तो नामकरण आप जानते हैं क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही पुकारा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखिए सिंधु, सर्वप्रथम सिंधु और सिंधु नदी के आसपास देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि, ठीक है, खुदाई, क्योंकि, ठीक है, स्थल की खुदाई, ठीक है, क्योंकि उत्खनन में मिला स्थल सिंधु एवं उनकी सहायक नदी नदियों के पास, ठीक है। तो सिंधु घाटी का नामकरण, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया है, क्योंकि उत्खनन में, ठीक है, जो स्थल मिले हैं, ठीक है, तो आसपास आप देख पा रहे हैं उत्खनन जो स्थल मिले हैं वो सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ही जो है ये क्या मिले हैं, उत्खनन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया है। दूसरा नाम इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज हुई, क्या है, हड़प्पा स्थल, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज होने के कारण, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल के खोजे जाने के कारण, के खोजे जाने के कारण, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है किसकी खोज हुई, हड़प्पा स्थल की खोज हुई, जिसके कारण से इसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और साथ में कहीं कहीं कई विद्वानों का ये कहना है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि ये जो स्थल है, ठीक है, सिंधु और सरस्वती जो है नदी के आसपास जो है विस्तृत है, ठीक है। चलिए, क्योंकि लगभग सभी स्थल, ठीक है, सभी स्थल इन, ठीक है, दोनों नदियों के आसपास स्थित है, ठीक है, इन नदियों, ठीक है,
नदियों के पास, ठीक है, विस्तृत है। चलिए, तो नामकरण देखिए, तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का। देखिए, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मेरा खुद का लैंग्वेज है, ऐसा कोई क्योंकि लिखा नहीं रहता, ठीक है। तो वो जो है बुकिश लैंग्वेज आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं भाई साहब, नामकरण की बातें कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब जो आएगा वो कालक्रम हो गया, खोज हो गया, नामकरण हो गया। अब जब हम बात करेंगे उसके बाद जो है उद्भव एवं विस्तार की बात करेंगे, ठीक है। कुछ पुरातन स्थल की बात करेंगे, विशेषताएं, कला और जो है पतन की कारण। तो ये 3 से 4 जो है वीडियो और लग जाएगा, 3 वीडियो तो मिनिमम हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक वीडियो में आप जो है उद्भव विस्तार देखेंगे और कुछ पुरातन स्थल देखेंगे, और जितने पुरातन स्थल बच गए उसके दूसरे वीडियो में, फिर एक वीडियो पूरा विशेषताएं में निकल जाएगा और एक वीडियो पतन के कारण और कला जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उसके बाद हम जो बात करेंगे उसकी आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज इस जो सब्जेक्ट, आज पहला दिन था, फर्स्ट डे है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने जो कहानी हम देखें, ठीक है, खत्म किए हैं, जहाँ पर आज पहला पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, भारतीय इतिहास किस प्रकार की ये, ठीक है, इसको हम थोड़ा देखिए। इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, वो हमने देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इतिहास में किन किन चीज़ों का जिक्र होगा, अभी जो पढ़ने वाले हैं कौन किन किन टॉपिकों का जिक्र होगा वो हमने देखे। सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, वैदिक सभ्यता देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देखेंगे, महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, गुप्त, गुप्त उत्तर, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमने देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चार्ल्स मैसन साहब की कुछ बातें की थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है इसको मैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ कि कलर जो है अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है चार्ल्स मैसन, 1826, ठीक है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन साहब ने जो खोज के बारे में कहा था, पाकिस्तान की यात्रा की थी, ठीक है। उसके बाद जो है वेस्टर्न बंधु ने किया था कुछ बातें, फिर उसके बाद जॉन मार्शल साहब आए थे, और उसके बाद ये जो है खोज हो गई थी, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिजी कम्पिटिटर्स, और जहाँ पर अब लगातार चलेगी आपकी क्लासेस इंडियन हिस्ट्री का, और आज इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट डे है, ठीक है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और पढ़ते रहिए। अलग अलग जो सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से और बातें करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, और जो है पोस्ट कोई भी अच्छा सा पोस्ट लीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, गुड बाय, शब्बा खैर।